नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां श्रद्धा और आस्था के महापर्व कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने कमर कस ली है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने एक सख्त कार्य योजना को तैयार किया है और जिसके तहत लाखों श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए व्यापक निगरानी अभियान को चलाया जाना है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई होगी और जिसमें कि 2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कह दिया है कि कांवड़ यात्रा हमारी आस्था और श्रद्धा का यात्रा है और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें कि प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। और ऐसे में रास्ते भर में जो खाने की दुकानें हैं वहां सब शुद्ध होना चाहिए। सीएम ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता, यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्राथमिकता जो है उनको बताया। तो वहीं आपको बताते चले कि इस पर समीक्षा भी की गई। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है, इसलिए हमने ये किया है। और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूँ और जो हमारे जनप्रतिनिधियों के, स्टेक होल्डर्स के, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, धार्मिक सभा के लोग हैं, गंगा सभा के हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर हम। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा का शुल्क आवेदन जमा करने की तिथियां को घोषित कर दिया है। आपको बताते चले कि परिषद के सचिव विनोद कुमार ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि संस्थागत परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है और जबकि व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए अंतिम तिथि 14 अगस्त 2025 को निर्धारित किया गया है। उन्होंने साथ ही यह भी बताया कि जो परीक्षार्थी वर्ष 2025 की प्रथम सुधार परीक्षा में भाग ले रहे हैं उनमें अभी परीक्षा शुल्क को नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ सुधार परीक्षा का परिणाम घोषित होने से पहले ऐसे छात्रों को आवेदन करने के लिए अलग से अवसर प्रदान किए जाएंगे। हमारी वर्ष 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होनी है, उसके लिए आवेदन पत्रों को पूरी करने के लिए और उनके लिए जो है जो फी पड़ेगी उसके संबंध में आज हमने अपनी सूचना जिलों को दे दी है और जिलों के माध्यम से वो स्कूलों को चली जाएगी। हमारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो संस्थागत छात्र होंगे वो 31 जुलाई तक अपना फीस जमा कर सकते हैं और जो प्राइवेट छात्र हैं, व्यक्तिगत छात्र हैं, वे 14 अगस्त तक अपना शुल्क बिना विलंब के जमा कर सकते हैं। और विलंब के साथ में जो लड़के शुल्क जमा करेंगे उनके लिए हमने 24 अगस्त अंतिम तिथि रखी हुई है। रेगुलर हाई स्कूल का 200 रुपये आपका परीक्षा शुल्क होगा, 10 रुपये अंक पत्र शुल्क होगा और हाई स्कूल में 600 रुपये व्यक्तिगत का शुल्क रखा हुआ है, 10 रुपये अंक पत्र शुल्क है और 10 रुपये जो है अग्रसारण शुल्क है। अगर कोई बच्चा एक विषय में केवल इम्तिहान देता है जो प्राइवेट है तो उसको 150 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा और विलंब शुल्क भी प्रति परीक्षार्थी हमारा 150 रुपये होगा हाई स्कूल का। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट में जो संस्थागत छात्र हैं उनके लिए 350 रुपये शुल्क है और व्यक्तिगत के लिए 700 रुपये शुल्क है, 10 रुपये अंक पत्र शुल्क है और 10 रुपये अंक अग्रसारण शुल्क है।
इंटरमीडिएट में भी एक परीक्षार्थी जो एक विषय से इम्तिहान देगा उसका 150 रुपये। खबर देहरादून से है, जहां पर नंदाराज जात यात्रा में पड़ने वाले पुलों का ऑडिट होने वाला है। जी आपको बताते चले कि प्रदेश में इस वर्ष से नंदाराज जात यात्रा शुरू होने जा रही है। हर साल 12 वर्ष के बाद यह यात्रा होती है और इस वर्ष लगभग 4 लाख यात्रियों के आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि जिसके बाद पर्यटन विभाग व्यवस्थाओं को बेहतर करने में लगा हुआ है। यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने और आवश्यक व्यवस्थाएं बनाने का काम भी लगातार जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि विश्व भर में अपनी जैव विविधता और बाघों की संख्या के लिए बेहद प्रसिद्ध है, इस समय पर्यटन सीजन समाप्त हो चुका है। मानसून के आगमन के साथ ही कॉर्बेट प्रशासन ने ऑपरेशन मानसून भी शुरू कर दिया है, जो कि वन्य जीवों और जंगल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर वर्ष मानसून सीजन में चलाया जाता है। गौरतलब है कि मानसून के दौरान कॉर्बेट पार्क पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और इस दौरान जंगल में नदियां और नाले उफान पर होते हैं और जिससे सफारी मार्ग भी बाधित हो जाते हैं। लेकिन इसी समय वन्य जीवों को उनके तस्करी और अवैध घुसपैठ की आशंका बढ़ जाती है, जो कि कॉर्बेट प्रशासन के लिए एक बेहद ही बड़ी चुनौती होती है। आपको बताते चले कि कॉर्बेट प्रशासन इस चुनौती से निपटने के लिए अपनी रणनीति पहले से ही तैयार रखता है। ऑपरेशन मानसून के अंतर्गत वन कर्मियों की टीमें प्रतिदिन 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल गश्त करती हैं और जिससे जंगल के अंदरूनी हिस्सों में भी निगरानी की जाती है। इस टाइगर रिजर्व में 260 से अधिक बाघ, 1200 से अधिक हाथी, तेंदुआ, भालू, हिरण और 600 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां जो है वो पाई जाती हैं। और वहीं आपको बताते चले कि इनकी सुरक्षा के लिए मानसून सीजन में चौकसी और तकनीकी निगरानी अनिवार्य हो जाती है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मानसून की वजह से और बरसात जो आती है उसकी वजह से पूरा क्षेत्र जो है हमारा जो कोर एरिया है उसको बंद कर दिया जाता है। वहाँ पर जो भी हमारा नाइट स्टे सफारी थी कोर एरिया वाली, उनको बंद कर दिया जाता है और पूरा फोकस जो होता है स्टाफ का वो मानसून में पेट्रोलिंग, हम उसको मानसून पेट्रोलिंग का नाम देते हैं, उस पे आ जाता है। तो हमारा मानसून पेट्रोल का जो ऑपरेशन मानसून है वो चल रहा है इस समय। इसके अंतर्गत हमारे जितने भी हमारे जो स्टाफ वाले हैं, हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, फॉरेस्टर्स हैं, रेंज ऑफिसर हैं, उनके नेतृत्व में पूरे क्षेत्र में पैदल गश्त की जाती है और हमारे यहाँ उसकी प्लानिंग की जाती है कौन से एरिया में इसकी गश्त करनी है। कई तरह के प्रोटोकॉल्स हैं, उनको चेक किया जाता है। एम स्ट्राइप एक ऐप है जिसपे कि सारा जो हमारा गश्त का जो डिटेल है वो उस पर आता है, तो उसके थ्रू भी हम मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अलावा हम हाथियों के द्वारा, ड्रोन के द्वारा, जहाँ पर हमारा पानी का जो रिजर्वायर है, जलाशय है, वहाँ पर बोट के द्वारा, इनके द्वारा हम लगातार वहाँ पर पेट्रोलिंग करते रहते हैं। इस ड्यूरेशन में जो हमारा स्टाफ होता है, क्योंकि घास बहुत बड़ी होती है, खतरे जंगल में पैदल चलने के बढ़ जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी स्पेशल इंतजाम किए जाते हैं। उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि बिना वायरलेस और बिना आर्म्स के वो जंगल में नहीं जाएंगे और टोली बना के जाएंगे, अकेले या 2 लोग उस क्षेत्र में नहीं घूमेंगे। इसके इंस्ट्रक्शंस उनको दिए गए हैं। साथ में उनके लिए राशन, उनके लिए कई बार हमने देखा है कि सांपों के काटने की भी घटनाएं होती हैं, तो जो एंटी वेनम होता है सर्पदंश का, उसको इन क्षेत्रों में भिजवाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। तो इस तरह से हमारा प्रयास ही रहता है कि ऑपरेशन मानसून में कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वन्य जीवों की सुरक्षा पर भी हम स्पेशल अटेंशन दें। अब खबर नैनीताल से है, जहां वन प्रभाग के मनोरा रेंज में आजकल गुलदार की दहशत बनी हुई है। आपको बताते चले कि 4 दिन पहले ही एक महिला पर गुलदार ने रानी बाग में क्षेत्र में हमला किया था और इसके बाद से ही वन विभाग में इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है और आसपास के इलाकों में पिंजरे तैनात किए गए हैं। और आपको बता दें कि इलाके में गुलदार की मूवमेंट रोजाना देर शाम के समय देखी जा रही है। रानी बाग के ग्रामीण गुलदार के खौफ की दहशत में हैं और साथ ही साथ गुलदार के हमले में घायल सरस्वती देवी का कहना है कि लगातार 4 दिन उनके घर के आसपास गुलदार ने हमला किया। पहले दिन गाय पर, दूसरे दिन गुलदार ने उन पर ही हमला कर दिया। रानीबाग में
27 तारीख की रात को हमको पता लगा कि 9 बजे करीब कि यहाँ पर लेपर्ड ने अटैक करने का प्रयास किया है। तो हमारी टीम तुरंत मौके में गई। तो उस महिला को तो अभी सब सुरक्षित है, कहीं ऐसी कुछ बात नहीं हुआ है, लेकिन हमने उसमें गश्त बढ़ा दी है और एक पिंजरा भी हमने वहाँ लगा दिया है। सर, क्योंकि आपको कई जगह पिंजड़े लगाने पड़ रहे हैं, कई एक जगह तो कि लेपर्ड हमें अब ये सब ये आजकल आसपास उसमें जंगल है, बारिश का मौसम बना है, इनके समय जो है हर जगह आबादी अपने शिकार के लिए जाता है, कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो यही ज़्यादा। नाम सरस्वती तिवारी है। पहले दिन बच्चा पर झपटा, दूसरे दिन ठीक पहले दिन भी 7:30 में झपटा और दूसरे दिन भी वो ठीक 7:30 8 के बीच में आया। और पहले दिन तो चलो यहाँ बाहर था, दूसरे दिन तो वो अंदर ही आ गया और आप पर झपटा। अब मेरे पास झपटा हो। तो क्या डर बना हुआ है? मेरे को मतलब एक अंदर से कप जैसी पड़ी हुई है। मेरे को मतलब मेरे हाथ पाँव नहीं लग रही, काम नहीं कर रहे मेरे हाथ पाँव। आज मैंने 4 दिन हो गए गाय के लिए मतलब घास नहीं काट रखा। ये इधर को उनका है, सचिन साजी लोगों का है, तो इसको भी हम नहीं कर सकते हैं साहब। उधर को महबूब अली लोगों का है, वो नहीं करने देते हैं। अब हम उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है और सीमांत जनपद उत्तरकाशी में बारिश से भारी तबाही भी हो चुकी है और ऐसे में जिला होमगार्ड कमांडेंट ने दुरुस्त क्षेत्रों में विषम परिस्थितियों में ड्यूटी कर रहे जवानों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाया। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जनपद उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा के साथ आपदा की दृष्टि से संवेदनशील जगहों पर होमगार्ड के जवान भी तैनात रहते हैं और ऐसे में पहली बार अपने बीच कमांडेंट को पाकर जवानों के हौसले भी बुलंद हो गए और मानसून में पूरी तत्परता से ड्यूटी करने को तैयार हैं। तो आपको बता दें कि कमांडेंट ने जवानों को प्रशस्ति पत्र भी बांटकर उनकी पीठ को थपथपाया। चार धाम यात्रा में जनपद में सभी होमगार्ड्स रात दिन अपनी ड्यूटियों का निर्वहन कर रहे हैं और हमारे द्वारा लगातार जनपद में होमगार्ड्स की ड्यूटियों का प्रदर्शन किया जा रहा है कि होमगार्ड 4 धाम में किस प्रकार अपनी ड्यूटियों का निर्वहन कर रहे हैं। आज जनपद का सबसे दूरस्थ क्षेत्र है धोतरी, क्योंकि लगातार हम विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ भी हमने कहा एक बार यहाँ भी जाके देखिए कि हमारे होमगार्ड किस प्रकार से अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं, क्योंकि 4 धाम यात्रा के तहत केदारनाथ का यह मुख्य मार्ग है, इसलिए यहाँ भी एक बार ड्यूटियों का प्रदर्शन करना मैंने उचित समझा। सर, बरसात का सीजन भी आ रहा है और आप देख रहे हैं कि ये लोग जो है कैसे मौसम में यहाँ पे काम करते हैं, तो सर इसके लिए क्या हो सकता है, इनके लिए कुछ हो? ये जवान बड़े कट्टर होते हैं, ये बरसात हो, धूप हो, गर्मी हो, ये लगातार अपनी सेवाएं देते रहते हैं। इनको हमने मुख्यालय स्तर से हमें जो इनको रेन कोट दिए हुए हैं, मतलब बचाव के पूरे साधन हैं इनके पास। ये लोग अपनी तब भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निभाते हैं। अब खबर टिहरी जनपद से है, जहां पर जौनपुर ब्लॉक की एक वायरल खबर को लेकर जिलाधिकारी टिहरी ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि तिलफट्टी तोलिया का चल मार्ग पर पूर्व में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 30 मीटर स्पान वाले स्टील पुल का निर्माण कार्य प्रस्तावित था, लेकिन अगस्त 2024 में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया। वहीं और जिससे पुल की दोनों और जो प्रोच थी वो बह गई। तो वहीं आपको बताते चले कि नदी की चौड़ाई बढ़ने के लिए निर्माणाधीन पुल भी अनुपयोगी हो गया है और इसके पश्चात URRDA से अप्रैल 2025 में 48 मीटर स्पान वाले नए पुल की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप खबर रुड़की से है, जहां पर कोतवाली क्षेत्र में नगर निगम के पास फलों की ठेली लगाने वाले 2 पक्षों के बीच आपसी भिड़ंत हो गई और जिसके चलते दोनों पक्ष एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, एक ठेली वाले ने कान्हापुर गांव निवासी आदिल नाम के युवक पर सिर पर तराजू का बाट मार दिया और जिसकी वजह से सिर फटने से आदिल बेहद गंभीर रूप से घायल हो गया। तो आपको बताते चले कि उसको उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों पक्षों के बीच हो रही इस मारपीट के पास खड़े युवक ने वीडियो बना लिया और जो कि आज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आसपास के लोग उन्हें रोकने का प्रयास करते रहे, लेकिन विवाद थमा नहीं। इस मारपीट में एक पक्ष का आदिल और दूसरे पक्ष से एक अन्य युवक घायल हुआ है, जिसके बाद आदिल पक्ष के द्वारा रुड़की कोतवाली पहुंचकर
पर पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि मामले पर एसपी शेखर चंद्र सुयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मारपीट में मामला जो है वो दर्ज किया गया है, तहरीर ले ली गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। देखिए, जो वीडियो आप दिखा रहे हैं आज का मामला है दिन का। शायद कुछ व्यापारियों में आपस में, फड़ वालों में आपस में झगड़ा हुआ है। मामला सिविल लाइन कोतवाली में है, उनकी तरफ से तहरीर गई है। मैं एक बार बात करके इसमें जो यथोचित कार्रवाई होगी वो करवाएं। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रदेश में हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और जिनके लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि हम पंचायत चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमने अपने विधानसभा के प्रभारियों और ब्लॉक के अध्यक्षों से कह दिया है कि वो पर्चा भरवाना शुरू करें। भयंकर आपदा है। अभी बारिश शुरू हुई है, बारिश का मौसम शुरू हुआ है। पूरा जुलाई का महीना जिसमें चुनाव होना है। कल 2 जुलाई से नामांकन है, 5 जुलाई तक, उसके बाद नाम वापसी है। 2 चरण में चुनाव है और अभी हालत पूरे प्रदेश की है कि सैकड़ों, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे राज्य राजमार्ग हो, चाहे संपर्क मार्ग हो, इंटरनल सड़कें हो, पूरे पहाड़ में इस समय तबाही मची हुई है। सारी जगह गढ़वाल में, कुमाऊं में सड़कों का हाल बुरा है। जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जगह जगह बादल फटने की घटनाएं हो रही है। अभी बड़कोट में बादल फटा, पहाड़ में, गुमखाल में और कोटद्वार के बीच में जो भूस्खलन हुआ। इसी प्रकार से हजारों जगह हैं जहां पर लैंडस्लाइड, सड़कें टूटने की घटना। कोटद्वार कटा हुआ है पूरा मुख्यालय से, कमिश्नरी से। इधर से गुमखाल बंद है, इधर से नजीबाबाद कोटद्वार मार्ग बंद है। तो पूरे प्रदेश की हालत इतने खराब है और ऐसे में अगर सरकार चुनाव करा रही है, सरकार के पास तमाम बहाने थे। अध्यादेश लाने का बहाना था, सरकार कार्यकाल बढ़ा रही थी, लेकिन बरसात के बारे में कोई जिक्र हाईकोर्ट में सरकार ने नहीं किया। मैं समझता हूँ ये सरकार की जिम्मेदारी थी, क्योंकि सरकार की नालायकी की वजह से ये चुनाव देर से हो रहे हैं। चुनाव नवंबर में हो जाने चाहिए थे, सरकार ने तैयारी नहीं करी थी। भंग करा, प्रशासक नियुक्त किए, फिर सरकारी प्रशासक नियुक्त किए, फिर अध्यादेश लाए। लेकिन आज ऐसी स्थितियों में जब राज्य में लगातार बारिश हो रही है और अभी आने वाले दिनों में और ज़्यादा हालत ख़राब हो सकते हैं, मैं समझता हूँ जो चुनाव है बहुत गलत समय में हो रहा है और इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। कोई भी जनहानि होगी, चाहे मतदाता, चाहे हमारा चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी, कोई भी अगर लॉस ऑफ लाइफ होता है तो इसके लिए पूरी तरह से। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पर बाजार में घूम रही रेट्रो बाइकों के ऊपर पिथौरागढ़ की पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि बाजार में रेट्रो साइलेंसर लगाकर घूम रही सभी बुलेट को पुलिस ने सीज कर दिया है। तो वहीं सभी गाड़ियों को रेट्रो साइलेंसर उतारकर उनको तोड़ दिया गया। तो वहीं साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने सभी जनता से अपील की है कि कोई भी गाड़ियों में रेट्रो साइलेंसर ना लगाए, यह नियमों के विरुद्ध है। अगर रेट्रो साइलेंसर के साथ बाजार में कोई भी गाड़ी पकड़ी जाती है तो वह गाड़ी तुरंत सीज कर दी जाएगी और उसके खिलाफ नियम के अनुसार एमबी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। टिहरी गढ़वाल में बड़ा हादसा हो गया। यहां कांवड़ियों को ले जा रहे एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। आपको बताते चले कि ट्रक के नीचे कई लोग दब गए और हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस के साथ साथ एसडीआरएफ की टीमें भी तत्काल मौके पर पहुंची और जहां राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। अब खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ मेला 2025 को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। यह गोष्ठी पुलिस कार्यालय सभागार में एसएसपी जितेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। तो वहीं आपको बताते चले कि इस पर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों को भारी वाहनों के संतुलन के हेतु तैयार रूट प्लान की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी तय कर दिए गए हैं। पूरे
प्रशासन ने एसएसपी कार्यालय में मीटिंग ली। उस मीटिंग में ये कहा गया कि 17 तारीख तक अगर सही चलता रहा तो 17 तारीख तक चलता रहेगा, और रात में शेड्यूल ये रहेगा गाड़ियों का, रात को 12 बजे के बाद और सुबह 4 बजे तक, यानी कि गाड़ियों का शेड्यूल में आदान प्रदान रहेगा। इससे पहले कोई गाड़ी के लिए कोई रास्ता नहीं है, बंद कर दिया जाएगा। और 17 तारीख के बाद बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, कोई गाड़ी नहीं आएगी, नहीं जाएगी। हमने तो सारी उम्र हो गए जब से शेड्यूल लगा, जब से तमाम ट्रांसपोर्टरों को लेकर अपनी भी मीटिंग करते हैं। सभी ट्रांसपोर्टर भाइयों को ये कहते हैं कि जो हमारे यहाँ एक साल में ये कावड़ मेले को लेकर तमाम ट्रांसपोर्टर जितने भी बाहर से यात्री आते हैं उनका भी सहयोग करते हैं। अगर कहीं पुलिस प्रशासन का भी करते हैं, अगर कहीं पुलिस प्रशासन का कहीं कोई आदमी कहीं जंगल में उसकी ड्यूटी लगी है तो ट्रांसपोर्टर भाई हमारे मदद करते हैं, उनके पानी के लिए, खाने के लिए, इस तरह की मदद। बरसाती सीजन में नगर क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्वीकृत 39 नालों में से अब तक केवल 11 का ही निर्माण पूरा हो पाया है। आपको बताते चले कि नाला निर्माण के कार्यों की धीमी गति पर अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने नाराजगी जताई है। विधायक ने शासन और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि बीते साल बाहरी व्यक्तियों को टेंडर दे दिया गया था, जो काम अधूरा ही छोड़कर चले गए। शहर की जो ड्रेनेज सिस्टम था उसको कैसे सुधार करे करके 39 नालों का धनराशि स्वीकृत हुई थी, और उसमें एक व्यक्ति को, बाहर के एक व्यक्ति को टेंडर दे दिया गया, और उसने 16 नालों को कार्य करके अपूर्ण करके छोड़ दिया, आधा काम करके, और बाकी नालों को हाथ नहीं लगाया। और उसके बाद विभागीय अधिकारी को जब स्पष्ट निर्देश दिए, जब नाराजगी व्यक्त करी, तो उन्होंने लोकल स्तर में उन नालों को पूर्ण कराने का कार्य किया, और जो नए नाले हैं उनको फिर नए सिरे से कराया। और ये वास्तव में बड़ा गंभीर है कि पैसा आवंटित होने के बाद, स्वीकृत होने के बाद भी, इतना समय व्यतीत होने के बाद भी, और वर्षा आ रही है, वर्षा ऋतु आ रही है, और कहीं ना कहीं इससे लोग प्रभावित होंगे। तो विभाग को, शासन को, प्रशासन को तत्काल उसके निर्माण कार्य को पूर्ण करना चाहिए जो अधूरे हैं और जो अभी शुरू नहीं हुए हैं, और वहाँ पर कोई ऐसा नहीं लगता है कि भूस्खलन हो सकता है या किसी खतरे की जद में आ सकता है, तो उन नालों को भी तत्काल। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को शीघ्र बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। आपको बताते चले कि आज यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल उत्तरकाशी जिलाधिकारी के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों पर राहत और पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे, और जहां पर विधायक ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को ओजरी से सिलाई बैंड तक पैदल मार्ग से ट्रांसशिपमेंट के साथ साथ व्यवस्था के माध्यम से सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना है। वहीं आज 50% श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक ले जाया गया है। मौके पर तैनात सभी विभागों की टीम पूरे तरीके से कार्य कर रही है। जिलाधिकारी महोदय के साथ साथ पूरा प्रशासनिक अमला श्याना चट्टी हम लोग स्थलीय निरीक्षण के लिए गए थे, क्योंकि वहाँ पे झील बनी हुई है। और आज ही ये तो आप देख ही रहे हैं कि पूरा कार्य युद्ध स्तर पे चल रहा है, और आज लगभग 50% जो हमारे यात्री श्याना चट्टी, खरसाली, जानकी चट्टी फंसे हुए थे, 50% से ज़्यादा हम लोग आज रेस्क्यू करवा चुके हैं। और कल तक सभी तीर्थयात्री वहाँ से लगभग धामों से आ जाएंगे बड़कोट तक। तो अभी जहाँ तक पूरा कार्य है, जैसे अभी टेम्परेरी रोड थ्रो होने में 2-3 दिन तो अभी लगेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि हफ्ते भर के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ टूरिस्ट के ऊपर फंसी हैं उनको हम निकालने में सफल होंगे, क्योंकि जिस युद्ध स्तर से यहाँ पे कार्य चल रहा है, मैं सभी को, जितने भी हमारे चाहे NDRF है, CRF है, प्रशासनिक अमला है, NH है, PWD है, सिंचाई विभाग है, सारे ही अधिकारी पूरे यहाँ पे जमे हुए हैं, और सब लोग रात दिन कार्य का अंजाम दे रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।